गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हम लोगों ने फिजिक्स में डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। ये हम लोग का फिजिक्स का चैप्टर है बेसिक मैथमेटिक्स। उसमें हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। जैसा डिफरेंशिएशन एक मैथमेटिकल टूल्स है, वैसे ही इंटीग्रेशन एक मैथमेटिकल टूल है। इस चीज़ का आपको बहुत यूज होने वाला है। एक बार जरा ध्यान रखिए कि ये जो डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, या फिर जो भी अब तक मैंने आपको मैथमेटिक्स के जो भी आपको पढ़ाया है टॉपिक्स में या पॉइंट्स में, वो सब 11वीं और 12वीं में एक चैप्टर है। इंटीग्रेशन एक चैप्टर है, आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा इंटीग्रेशन में। जो जेड वाले के स्टूडेंट्स है उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डिफरेंशिएशन भी एक चैप्टर है। लेकिन होता क्या है कि फिजिक्स में पहले शुरू से डे 1 से ही ऐसे मैथ के कुछ कॉन्सेप्ट यूज होने शुरू हो जाते हैं। इस वजह से इनके बारे में इंट्रोडक्शन जानना जरूरी है। तो अभी जरा हम लोग इंटीग्रेशन देख लेते हैं। तो ये जो इंटीग्रेशन है, अगर आप इसके वर्ड को देखेंगे, इसका लिटरल मीनिंग अगर देखा जाए तो इंटीग्रेशन यानी लिटरल वर्ड इसका इंटीग्रेट आता है, जिसका मतलब होता है कि किसी भी चीज को जोड़ देना। इंटीग्रेट का मतलब होता है चीजों को जोड़ना। तो इंटीग्रेशन का मतलब भी वही है। ये क्या करता है कि जो मैथमेटिकल फंक्शंस हैं उनके वैल्यूज को ये जोड़ने का काम करता है। ठीक है। इंटीग्रेशन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बहुत सारे अपने पास छोटे छोटे चीज हैं, उन छोटे छोटे चीजों को जोड़ करके एक बड़ा चीज बनाना है। ठीक है, मैथ में फंक्शन में, तो ये क्या करेगा, इंटीग्रेशन उसको जोड़ने का काम करेगा। जैसा अपने पास जोड़ने का सम्मेशन होता है, आप लोगों ने ये सम्मेशन पढ़ा भी होगा। इस तरीके से सिंबल होता है कि मान लो एक्स आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के एन, आपने इस तरीके से पढ़ा भी होगा। ये क्या करता है, ऐसे जोड़ने का काम करेगा। क्या लिखेंगे, x1 x2 x3 ऐसे करते करते xn, ये सम्मेशन है। तो जो सम्मेशन का काम है वही काम है इंटीग्रेशन का। मतलब कि दोनों एक ही काम करता है। सम्मेशन भी ऐड करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, सारे वैल्यूज को जोड़ करके एक बड़ा वैल्यू बना देता है। उसी तरीके इंटीग्रेशन भी क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। लेकिन इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, ये जो सम्मेशन है ये डिस्क्रीट फंक्शंस को यानी कि डिस्क्रीट वैल्यूज को जोड़ने का काम करेगा, लेकिन इंटीग्रेशन क्या है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन को जोड़ने का काम करता है। अभी ये डिस्क्रीट क्या है और कंटिन्यूअस क्या है, इस चीज को हम लोग समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि हमने कोई फंक्शन का ग्राफ बनाया। मान लो कि ये फंक्शन का ग्राफ है वर्सेस एक्स। ठीक है, अब ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, अलजेब्रिक हो सकता है, कुछ भी फंक्शन हो सकता है। सपोज करो कि हमने इस फंक्शन का एक ग्राफ बनाते हैं, मान लो इस तरीके से। सपोज करो कि हमारे पास ऐसा कुछ ग्राफ है। तो आप एक चीज यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ से क्या पता चल रहा है कि इस फंक्शन का हमने x के टर्म में कोई ग्राफ बनाया है। तो ये फंक्शन किसी एक पॉइंट पे ही, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही ये फंक्शन डिफाइंड है। जैसे कि अगर मान लो हम इसको x1 बोलते हैं, इसको x2 बोलते हैं, इसको x3, x4, x5, x6। मतलब ये ग्राफ को देख करके हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो फंक्शन है किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पे डिफाइंड है। ये फंक्शन केवल x1 पे डिफाइंड है, x2 पे डिफाइंड है। x1 और x2 के बीच में ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, यानी इसके पास कोई वैल्यू नहीं है। उसी तरीके से ये फंक्शन x3 पे डिफाइंड है, x2 और x3 के बीच में डिफाइंड नहीं है। यानी कि ग्राफ को देख के क्या पता चल रहा है कि ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज डिफाइंड ओनली एट सम पर्टिकुलर पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही वो डिफाइन किया हुआ है। तो यानी कि ये डिस्क्रीट फंक्शन हो गया। ऐसा फंक्शन जो केवल पर्टिकुलर पॉइंट्स पे डिफाइन किया हुआ हो, उसको हम लोग डिस्क्रीट फंक्शन कहते हैं। लेकिन अब सपोज करो कि हम एक दूसरा एक ग्राफ बनाते हैं। मान लो gx, ये कोई फंक्शन है x। सपोज करो कि हमने ऐसे एक ग्राफ बना दिया। ठीक है, सपोज करो कि यहाँ से मान लो a से x इज इक्वल टू, सपोज करो x इज इक्वल टू a से लेकर के b तक हमने कोई ग्राफ बनाया। तो अब जरा गौर करो कि ये जो फंक्शन है gx, ये a से b तक कंटिन्यूअस है, हर जगह पे डिफाइंड है। a और b के बीच में आप कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए, हर जगह पे ये फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। तो ये कैसा फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो जो काम सम्मेशन का डिस्क्रीट फंक्शन के लिए होता है, जोड़ने का, वही काम इंटीग्रेशन का कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए होता है,
जोड़ देने का। ये आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ध्यान में रखने का। तो इंटीग्रेशन और समेशन दोनों लगभग सेम काम करता है। फॉर द डिस्क्रीट फंक्शन वी यूज इट समेशन एंड फॉर द कंटिन्यूअस फंक्शन वी यूज इंटीग्रेशन। कंटिन्यूअस फंक्शन किसको बोलेंगे? जो कंटिन्यूअस हो, जैसे कि ये ए से लेकर के बी तक 2 पॉइंट्स के बीच में वो कंटिन्यूअस है ना, कहीं पे भी ग्राफ टूटा हुआ नहीं है, तो ये कंटिन्यूअस है। और ये क्या है? डिस्क्रीट है, केवल पर्टिकुलर पॉइंट से ही ये डिफाइन किया हुआ है, इसको हम लोग फंक्शन को डिस्क्रीट बोलेंगे। तो ये इंटीग्रेशन का एक हुआ छोटा सा डेफिनेशन। दूसरा बात ये है कि ये जो इंटीग्रेशन है ये डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। जैसे कि एडिशन का अपोजिट है सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट है डिवीजन, उसी तरीके से इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा, यानी कि जो डिफरेंशिएशन काम करेगा उसका उल्टा काम करेगा क्या? इंटीग्रेशन। अगर डिफरेंशिएशन कॉस को साइन में ला रहा है तो इंटीग्रेशन साइन को किस में लाएगा? कॉस में लेकर के आएगा। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये डिफरेंशिएशन का उल्टा है। अब जैसे कि इसका जो मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है वो कैसा रहेगा? अब जैसे कि सपोज करो कि आपने ये सिंबल देखा, तो इस सिंबल को देख के आपके माइंड में क्या आया कि हाँ भाई 2 नंबर को जोड़ देना है, क्योंकि जोड़ने के लिए यूज करते हैं। आपने ऐसा देखा तो क्या समझ में आया कि 2 नंबर के बीच में ये माइनस किया जाना है। इस तरीके से देखा तो हाँ भाई ये मल्टीप्लीकेशन करना है। ऐसा आ गया तो ये स्क्वायर रूट करना है ना। तो ऐसे बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन के ये ऑपरेटर्स होते हैं, इसको देख करके आप समझ जाते हो क्या करना है। उसी तरीके से जो इंटीग्रेशन का ऑपरेटर है वो कुछ ऐसा होगा, यानी कि ऐसे देखिए सांप टाइप में, ऐसा है ना, फन उठाए हुए सांप, इस टाइप में आप समझ सकते हैं ऐसा। तो अगर आपको इस तरीके से मिल गया fx dx, तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन का इंटीग्रेशन किया जा रहा है। यानी कि इस चीज को हम लोग क्या पढ़ेंगे कैसे? ये है इंटीग्रेशन ऑफ fx, है ना, विद रिस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में इस फंक्शन को क्या किया जा रहा है? इंटीग्रेट किया जा रहा है। यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x dx है ना, यानी कि x के रेस्पेक्ट में इस फंक्शन का इंटीग्रेशन किया जा रहा है, जोड़ने। हम लोग इस चीज को ऐसे समझेंगे। तो ये इसका क्या है? ऑपरेटर है। अब एक बात जरा इसमें और इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि ये जो इंटीग्रेशन है डिफरेंशिएशन का उल्टा है। मतलब कि अगर हम ऐसे लिख रहे हैं d/dx ऑफ fx दिस इज इक्वल टू gx, देन fx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? fx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ gx dx, ऐसा हम लोग लिखेंगे। अगर fx का डिफरेंशिएशन gx है तो gx का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? fx आ जाएगा। जनरली हम लोग डिफरेंशिएशन ऐसे लिखते हैं कि अगर fx का डिफरेंशिएशन है d/dx ऑफ fx, हम लोग कैसे डिनोट करते थे? f' डिनोट करते थे। तो यहाँ पे gx क्यों लिखा? मान लिया कि मान लो कि gx है और f' का मतलब f' का मतलब ये डिफरेंशिएट हुआ है, तो देयरफॉर हम लोग कैसा लिखेंगे? fx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f' dx। यानी ये बात ध्यान में रखिएगा, इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। इसमें भी और कुछ टर्म्स आएंगे तो इस तरीके से करेंगे। दूसरी चीज आप एक बात और ध्यान में रखो कि अगर मान लो कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन एक साथ आ जाता है तो दोनों कैंसिल हो जाता है ना। कि सपोज करो कि मैंने ऐसे लिख दिया 2 × 3 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एक साथ हो रहा तो खत्म हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन है तो 1 बचेगा, यानी ओवरऑल 2 ही बच जाएगा ये। तो उसी तरीके से अगर इस तरीके से दिया हुआ है इंटीग्रेशन d/dx ऑफ fx dx, यानी कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन है ना, और उसका साथ ही साथ इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों x के टर्म में है तो ये कैंसिल होगी। क्या बचेगा? केवल ये fx बचेगा। ठीक, ये इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आएगा। लेकिन होता क्या है कि इसमें भी कुछ एक पार्ट और होता है। एक पार्ट वो क्या होता है? एक पार्ट एक कांस्टेंट टर्म हम लोग लेते हैं, वो मैं अभी आप लोग को इसके बाद बताऊंगा। तो बस इतना भी ध्यान में रखो कि जब फंक्शन को ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, तो इंटीग्रेशन उसका उल्टा लेने का। अब इसमें जो इंटीग्रेशन है ये इंटीग्रेशन 2 टाइप का होता है। इंटीग्रेशन 2 टाइप का है, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन और एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। एक हम लोग लिखेंगे
पहला इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड दूसरा डेफिनिट इंटीग्रेशन। हमारे पास दो टाइप का इंटीग्रेशन है, डेफिनिट एंड इंडेफिनिट। अब यहाँ पे सवाल ये है कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन किसको कहते हैं और डेफिनिट इंटीग्रेशन किसको कहते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब होता है चीजों को जोड़ देना, है ना। जब चीजों को हम लोग जोड़ते जा रहे हैं मैथ में, तो वो हमारा इंटीग्रेशन कहलाएगा। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमें ये नहीं दिया हुआ होता है कि कहाँ से लेकर के कहाँ तक जोड़ना है, मतलब कि उसका लिमिट नहीं दिया हुआ रहता है। यानी कि इंटीग्रेट करना है, जोड़ना है, लेकिन कहाँ से लेकर के कहाँ तक जोड़ना है ये लिमिट नहीं दिया हुआ है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। यानी कि व्हेन लिमिट इज नॉट गिवन फ्रॉम विच पॉइंट टू विच पॉइंट वी हैव टू इंटीग्रेट द फंक्शन, किस पॉइंट से लेकर के किस पॉइंट तक हमें इंटीग्रेट करना है, जोड़ना है, वो नहीं दिया हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलेंगे। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ऐसे रहता है लिखा हुआ fx dx। अगर इस तरीके से है तो समझे कि ये इंडेफिनिट है, यानी ये क्या है, इंडेफिनिट है। डेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि हमें बताया हुआ है कि कहां से लेकर के कहां तक इंटीग्रेट करना है, यानी कि किस पॉइंट से लेकर के किस पॉइंट तक जोड़ना है, ये लिमिट अगर गिवन है तो उसको हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन बोलेंगे। तो ये कुछ इस टाइप में रहेगा, fx dx x1 से लेकर के x2, ये लिमिट है, इसको हम लोग बोलेंगे लोअर लिमिट, इसको लोअर लिमिट बोला जाएगा, और इसको बोला जाएगा अपर लिमिट, और इसको हम लोग बोलेंगे अपर लिमिट। मीन्स जब इंटीग्रेशन में ये चीज दिया हुआ है कि फंक्शन को कहां से लेकर के कहां तक इंटीग्रेट करना है, तो वो डेफिनिट इंटीग्रेशन कहलाएगा। लेकिन अगर ये चीज नहीं दिया हुआ है कि कहां से लेकर कहां तक इंटीग्रेट करना है, तो उसको हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कहेंगे। फॉर्मूला जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जो फॉर्मूलाज हम लोग यूज करेंगे, जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भी डेफिनिट इंटीग्रेशन में यूज होता है। बस लास्ट में, सबसे लास्ट में बस एक प्रोसेस चेंज हो जाता है, बाकी एज इट इज दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये इसमें करना क्या है, आप इस चीज को समझ लो। ये fx है, ये हमने किसका एग्जांपल लिखा है, ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट नहीं दिया हुआ है ना। तो जब ये सिंबल आपको दिखाई दे तो समझिए कि ये सिंबल क्या है, इंटीग्रेशन का सिंबल है। और जब लिमिट दिया हुआ है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि ये डेफिनिट है, नहीं दिया हुआ तो इंडेफिनिट है। ठीक, तो एक बात जरा ध्यान दीजिए कि ये जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जब हम लोग करते हैं तो वहां पे हमें एक कांस्टेंट टर्म लॉस हो सकता है। कांस्टेंट टर्म लॉस भी हो सकता है, जैसे कि इस चीज को हम ऐसे समझेंगे कि मान लो, पहले एक बेसिक फॉर्मूला देख लेते हैं, x बाय जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx, ये होता है। पहले हम लोग इसका बेसिक फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। तो इंटीग्रेशन देखते हैं, कुछ बेसिक इंटीग्रेशन, x का पावर n dx, ओके, दिस इज इक्वल टू x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ये c क्या है, ये c है कोई कांस्टेंट, ये c क्या रहेगा, कोई कांस्टेंट रहेगा। मतलब कि जब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो कुछ कांस्टेंट वैल्यू मिस होने का चांस होता है, तो उस मिसिंग वैल्यू को हम लोग अपने मन से पुट करते हैं, और उसी चीज को हम लोग ऐसे c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि एक कांस्टेंट है। अब ये जो कांस्टेंट है, ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या कंडीशन दिया हुआ है। इस c का वैल्यू क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया हुआ रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग c का वैल्यू प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, और निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो ये c ऐड क्यों कर रहे हैं, ये एक बात है। तो c इसलिए ऐड किया जा रहा है कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में होता क्या है कि कांस्टेंट टर्म लॉस होने का चांस रहता है। जब हम लोग किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया हुआ है और उसका जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि कांस्टेंट टर्म लूज हो जाए।
तो उस चीज को बैलेंस करने के लिए, मेकअप करने के लिए हम लोग एक ये डालते हैं। आप जैसे इसको ऐसे समझिए, मान लो हम इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं, x का पावर 3 dx। कैसे लिखेंगे हम लोग? x का पावर 3 + 1 अपॉन 3 + 1 प्लस c, यानी दिस इज इक्वल टू x का पावर 4/4 प्लस c। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर हमने ऐसा किया x का पावर -5 dx, तो कैसा लिखेंगे? x का पावर -5 + 1 -5 + 1 प्लस c, यानी दिस इज x का पावर -4 अपॉन -4 प्लस c। ये किसका आंसर आया? ठीक है। तो अब चलो एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं कि c को समझने के लिए कि ये c क्यों लिखा जा रहा है। अब जैसे समझिए कि मैंने लिख दिया fx इज इक्वल टू x² प्लस, ऐसा लिखते हैं। और एक पॉइंट और इसमें जरा देख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a fx dx इज इक्वल टू a इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, ऐसा लिखते हैं, जिसमें a क्या है? कांस्टेंट है। यानी कि अगर इंटीग्रेशन में कोई कांस्टेंट लग करके आया है फंक्शन के साथ, तो वो कांस्टेंट क्या होगा? बाहर हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के रूप में सी को समझेंगे आगे, जरा इससे एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने ऐसे लिख दिया 2x³ dx, तो क्या करेंगे हम लोग? ये 2 कांस्टेंट है ना, 2 बाहर आ जाएगा, x³ dx, यानी दिस इज इक्वल टू x 3 + 1 3 + 1 प्लस c, यानी दिस इज 2x का पावर 4/4 प्लस c, यानी x का पावर 4 कितना? 2 प्लस c। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाता है। और अगर ऐसा है, ये एक अपने पास इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, ये एक इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, अगर इस तरीके से है इंटीग्रेशन ऑफ a dx, यानी कि अगर केवल कांस्टेंट है तो दिस इज इक्वल टू a dx, है ना। और इसका जो इंटीग्रेशन होता है, कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे dx, और इसका जो इंटीग्रेशन होता है दिस इज इक्वल टू x होता है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x, यानी दिस इज a इंटू एक्स प्लस c। c किस लिए? क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसलिए। अब इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज करो कि मैंने आपको ऐसे दे दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx, यानी कितना हो जाएगा? 3 बाहर ले लेंगे, dx कितना आ जाएगा? 3, इसका इंटीग्रेशन x प्लस सम कांस्टेंट। ये अपने पास एक आंसर आ गया, है ना। तो अभी इस कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोग c का पढ़ते हैं कि आखिर c का जरूरत क्यों पड़ता है। अब जरा ध्यान दीजिए, मान लो कि हमने ऐसे कोई फंक्शन लिया, सपोज करो कि हमने फंक्शन ले लिया fx इज इक्वल टू 2x² प्लस 4, सपोज दैट, है ना। तो यहां से d/dx ऑफ fx कितना आएगा? यह आ जाएगा d/dx ऑफ 2x² प्लस 4 आएगा। ओके, तो अब यहां से कितना आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन? d/dx ऑफ 2x² प्लस d/dx ऑफ 4, इसमें 2 बाहर, d/dx ऑफ x², और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना? 0, x² का डिफरेंशिएशन 2x, यानी कि दिस इज 2 इंटू 2x, यानी कितना आ गया? 4x। ठीक है, यानी कि जब हमने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो कितना वैल्यू आया? 4x आया। तो अब क्या पढ़ा है कि जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। तो अब 4x का इंटीग्रेशन इतना आना चाहिए कि नहीं? तो अगर हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ 4x निकालते हैं, तो जब इंटीग्रेशन ऑफ 4x निकालेंगे तो ये कांस्टेंट बाहर आ गया, ये x, ये कितना आया? x dx, यानी दिस इज इक्वल टू 4x का पावर 1 + 1 1 + 1, यानी कितना आ जाएगा? 4x²/2, यानी कितना आ जाएगा? 2x² आया। देखिए कांस्टेंट पार्ट मिस हो गया ना। जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर रहे थे तो यहाँ पे देखिए 2x² + 4 का ये 4x आया, तो जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर रहे थे तो ये 2x² + 4 आना चाहिए, इसका कांस्टेंट पार्ट मिस हो गया ना। तो यही होता है कि जब हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट टर्म मिस होने का चांस रहता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? अपने मन से हम लोग एक c का वैल्यू पुट कर देंगे। तो अब मन में ये सवाल आया कि c तो वैल्यू पुट कर दिया, लेकिन c का वैल्यू 4 क्यों नहीं आया? यहाँ पे हमें कुछ और इंफॉर्मेशन भी चाहिए था। c का वैल्यू तब आएगा, कांस्टेंट का वैल्यू तब आएगा जब क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ रहे कुछ। तो
यानी कि इसका इंटीग्रेशन हम लोग इसके बराबर लिखेंगे। हाँ, अगर सपोज करो कि ये जो इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन से ये फंक्शन आना चाहिए था, तो क्वेश्चन में ये मेंशन होता कि एट x इज इक्वल टू 0 द फंक्शन इज इक्वल टू 4। तो अब हम लोग ये fx लिख देते, और सपोज कीजिए कि क्वेश्चन में ऐसा मेंशन किया हुआ रहता कि एट x इज इक्वल टू 0 वैल्यू ऑफ fx इज 4। तो देयरफॉर जब हम लोग इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, जब x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो f0 का वैल्यू कितना आ जाता, 0 प्लस c, और एट x इज इक्वल टू 0 f0 मैंने 4 बोल रखा है, तो 4 इज इक्वल टू c, तो देयरफॉर c कितना आ गया 4। तो देयरफॉर fx कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4, इसके बराबर आ जाएगा। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट पार्ट मिस होने का चांस रहता है, तो उस पार्ट को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने मन से एक कांस्टेंट टर्म ऐड कर देते हैं, और वो कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, और उसका वैल्यू कहां से मिलेगा, वैल्यू मिलेगा क्वेश्चन में गिवन कंडीशन से। क्वेश्चन में अगर कुछ ऐसा गिवन कंडीशन है तो वो हमको उस कांस्टेंट का वैल्यू दे देगा, अगर गिवन कंडीशन नहीं है ऐसा कुछ तो हम लोग इतना ही में उसको छोड़ देंगे, वही अपना रिक्वायर्ड आंसर होगा। और अगर गिवन कंडीशन है तो उसको फर्दर सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके उस कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो बस आपको ध्यान में इतना रखना है कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग को एक कांस्टेंट टर्म लगा करके चलना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो ये तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हुआ। तो जो फॉर्मूला इंडेफिनिट में यूज करेंगे वही फॉर्मूला डेफिनिट में भी यूज होता है, बस एक तरीका बदल जाता है। क्या तरीका बदलता है वो भी मैं आपको सिखा देता हूं। आप लोग ये सब नोट करते जाएंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और उसके बाद सब नोट करते जाएंगे। अभी जैसे कि देखिए डेफिनिट में कैसे निकालेंगे हम लोग। अगर सपोज करूं कि मैंने ऐसे लिखा है fx इंटीग्रेशन ऑफ fx, मान लो कि gx प्लस c है, देन इंटीग्रेशन ऑफ fx dx x1 से लेकर के x2 तक। तो देखिए fx का इंटीग्रेशन कितना है, gx, कितना लिखेंगे gx, कहां से कहां तक, x1 से लेकर के x2 तक। अब क्या करेंगे, इसमें एक बार x में अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस अपने मन से, और एक बार फिर क्या करेंगे, इसमें लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो जब इस तरीके से है तो वो डेफिनेट इंटीग्रेशन है। एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं। अभी मैंने आपको बता दिया कि इसका वैल्यू फाइंड कीजिए, 4 से लेकर के 8 तक 3x स्क्वायर dx कितना आएगा, है ना। तो हम लोग इसको फॉर्मूला सॉल्व करते हैं। ये देखिए पहले इसको इंटीग्रेशन को देखो, 3x स्क्वायर है, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट है तो कांस्टेंट क्या होता है, बाहर आ जाता है, यानी कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर dx, कहां से कहां तक, 4 से 8 तक, यानी कि दिस इज इक्वल टू 3। इसका कितना इंटीग्रेशन, x का पावर 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, कहां से कहां तक, 4 से 8 तक, यानी कि दिस इज x का पावर 3/3, 4 से 8 तक, है ना। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना बच गया, सिंपली x क्यूब, दिस इज x क्यूब, 4 से लेकर के कहां तक, 8 तक, यानी अब बच्चों कितना आ जाएगा ये। अब एक बार x के जगह पे 8 पुट करो, 8 क्यूब माइनस अपने मन से, एक बार x के जगह पे अपर लिमिट, तो यहाँ पे x के जगह पे 8 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 क्यूब माइनस, फिर एक बार x के जगह पे लोअर पुट करेंगे तो कितना, 4 क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा वही अपना रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो बाकी सब सेम रहता है, बस डेफिनेट में क्या होता है, लास्ट में हम लोग ऐसे लिमिट पुट करते हैं, लिमिट पुट करते हैं तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। तो आपको इतना बात ध्यान में रखना है। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन हुआ। डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म लगाने की जरूरत नहीं है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या करना पड़ेगा, हमें एक कांस्टेंट टर्म लगाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ वैल्यू क्या होता है, मिस हो जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। इंटीग्रेशन के और भी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि मैंने आप लोग को केवल बताया है कि डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज फाइंड करता है, तो उसी तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन का मैंने बताया कि ये जोड़ने का काम करता है। इसके और भी बहुत सारे यूज हैं, वो धीरे धीरे जाकर के हम लोग एप्लीकेशन में पढ़ेंगे। तो ये आज इंटीग्रेशन में इतना आप लोग ध्यान में रखेंगे, इन सबको नोट्स बना करके रखेंगे। अगले लेक्चर में मैं इंटीग्रेशन से और कुछ फॉर्मूलेज बताऊंगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है ये भी आप लोग को सिखाया जाएगा।